हेलो गाइस, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट नेम इज़ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है उस बारे में बात करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग जेईई नीट पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करता है, उससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग की नीड क्यों हुई वो सारी बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, बॉन्ड बनता क्यों है। जैसे हमारी डेली लाइफ में अगर हम बात करें, किसी से कुछ रुपए लें या किसी से कुछ रुपए दे दें तो उससे हमारा उस इंसान के साथ या उस बैंक के साथ कोई ना कोई रिलेशन बन जाता है। वैसे ही मान लीजिए कोई 2 इंसान साथ में बिजनेस करता है तो रुपए का शेयरिंग करके वो बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो उस समय भी हमारा कुछ ना कुछ उससे रिलेशन बन जाता है। और ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारी लाइफ स्टेबल की तरफ चली जाए। एज इट इज़ ऐसी कि ऐसा ही जो एटम्स एंड एलिमेंट्स होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करके या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके या फिर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। किस लिए? स्टेबल होने के लिए या अपने आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, उसके अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहला बात करते हैं हम अट्रैक्शन फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। अट्रैक्शन फोर्सेस, अगर मैं अट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में बात करूं, जनरली ये 3 टाइप्स के होते हैं। जनरली ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है वॉन डेर वाल फोर्सेस, वॉन डेर वाल फोर्सेस, वॉन डेर वाल फोर्सेस। सेकंड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और थर्ड होता है केमिकल बॉन्डिंग। थर्ड होता है केमिकल बॉन्डिंग। इसमें एटलीस्ट लेस देन 8 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। 8 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वॉन डेर वाल फोर्सेस के लिए। वहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पर नीड होती है 8 to 42 अप्रॉक्स 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। वहीं पे हम बात करें इसकी केमिकल बॉन्डिंग में, इसमें ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायर होती है। यहाँ से हम जज कर सकते हैं कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कौन सा केमिकल बॉन्डिंग है, कौन सा वॉन डेर वाल फोर्सेस है। तो हम जज कर सकते हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे 8 किलो जूल पर मोल से एनर्जी अगर कम रिलीज़ हो रही है तो वॉन डेर वाल फोर्सेस बन सकता है। और 8 to अप्रॉक्स 42 किलो जूल बिटवीन एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। और अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो 42 किलो जूल पर मोल से एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है तो बनता है केमिकल बॉन्डिंग। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज से या शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एलिमेंट्स या एटम्स के बिटवीन, उसे बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब हम बात करेंगे जनरली कि इसमें शेयरिंग होगी तो क्या होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तब क्या होगा बॉन्ड, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो जनरली हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग 3 टाइप्स का होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग 3 टाइप्स का होता है। अब हम केमिकल बॉन्डिंग के 3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग में 3 टाइप्स कौन से हैं? सबसे पहला केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहला होता है आयोनिक बॉन्ड। सबसे पहला होता है आयोनिक बॉन्ड। सेकंड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। इसी को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। अब तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या हो रहा है? कोई ना कोई आयन बनेगा, हो सकता है प्लस आयन बने, हो सकता है माइनस आयन बने, हो सकता है माइनस आयन बने, हो सकता है प्लस आयन बने, तो आयोनिक बॉन्ड हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड में होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें। इसमें होता है, इसमें भी शेयरिंग होता है बट अनइक्वल शेयरिंग होती है इसमें होती है अनइक्वल शेयरिंग। हम सभी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? कोई न कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके या कोई न कोई एलिमेंट या एटम अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जस्ट लाइक एल्कली मेटल या एल्कली अर्थ मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं
क्यों करते हैं लूज़? बिकॉज उनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मैं अगर सोडियम की बात करूं तो सोडियम में क्या है, सोडियम में क्या होता है 1s2 2s2 2p 6 3s1। तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 3p ये भी वैकेंट है। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो सोडियम के बाद दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि वो 7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर ले। आई होप सेकंड जो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने वाला बहुत ही आसान होगा, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन लूज़ करना इतना टफ नहीं होता, बहुत ईजी होता है। हल्की सी एनर्जी लगाई और इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। वैसे ही इसमें हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में, डायरेक्ट आउटर मोस्ट सेल बना रहा हूँ, 3s2 3p5। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में हम देखेंगे, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में अगर देखी जाए और 3d भी होता है इसमें, इससे कोई लेना देना नहीं अपने को, आगे चल के वैलेंसी एक्सचेंज करता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर इसके पास भी कितने ऑप्शन हैं? दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। दूसरा ऑप्शन ये कि पांचों ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। इसके बाद दो ऑप्शन है कि 7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे या फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करना काफ़ी आसान है कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना। उस समय आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ज़्यादा आसान होगा। अब हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या क्या टर्म्स कंडीशन है। तो आप देख पा रहे हैं आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए जनरली हैलोजन ग्रुप और एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल के बिटवीन बनता है। हैलोजन ग्रुप एक हो गया, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल के बिटवीन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो बनता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बात करते हैं आगे। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन, उस बारे में बात करेंगे। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन ये है, इसमें मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। हम लिख सकते हैं शुड बी मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें क्या होनी चाहिए? मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। किसकी? जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। जैसे सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसकी बहुत कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ऐसे ही सेकंड स्टेप, हाई शुड बी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई गेन एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। तो आसानी से केमिकल बॉन्डिंग होती है, आसानी से आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है Cl-। और फिर लास्ट में ये करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक लूज़ करेगा और ये एक्सेप्ट कर लेगा और दोनों मिलकर एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसे हम बोल देंगे NaCl बॉन्डिंग। और इसी में एक स्टेप और याद रखना है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम बात कर सकते हैं आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहला क्या है, लेस आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एनर्जी बहुत कम होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांसफ़र का मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन लेके सामने वाला चला गया तो मैं आयन बन गया, इसे बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आयनिक बॉन्ड में और हम बातें कर लेते हैं क्या क्या होता है, इसको थोड़ी देर से डिस्कशन कर लेंगे। आयनिक बॉन्ड में और क्या होता है? आयनिक बॉन्ड NaCl क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं कुछ इस टाइप से क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं।
क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। जनरली ये प्लस का मतलब है सोडियम, माइनस का मतलब है Cl। और मैंने 3D में नहीं बनाया है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर तो नहीं होती इसकी, 3D में अलग स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से नहीं होती। बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, एक क्रिस्टल लैटिस बनाता है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हाई क्रिस्टल लैटिस एनर्जी होती है, ठीक है। और बात याद रखिएगा, नंबर 4 पॉइंट क्या है, ये जनरली आयनिक बॉन्ड बन गए। आयनिक बॉन्ड के कुछ एग्जांपल पहले लिख लेते हैं। आयनिक बॉन्ड के कुछ एग्जांपल में जैसे बात करूं NaF, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड। AlF3, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड। KCl, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड। हम देख सकते हैं 3 एग्जांपल है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हुआ करता है, ये आप लोग को याद रखना है। AlF3 जनरली आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, इसीलिए AlF3 आयनिक बॉन्ड होने की वजह से बैक बॉन्डिंग शो नहीं करता है, तो ये याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं इसी में आयनिक बॉन्ड में और क्या है। 5 नंबर, ये सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं सॉलिड स्टेट में। लेकिन यही मॉल्टन या एक्वस स्टेट में, मॉल्टन और एक्वस स्टेट में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये जनरली क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं करते। क्यों? बिकॉज ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं करने के कारण है कि इनके आयंस बनते ही नहीं है। और मॉल्टन या लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि इनके आयंस बन जाने की वजह से ये आयंस मूव कर सकते हैं। अगर आयंस मूव कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लो कर सकते हैं, अगर आयंस मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं कर पाएंगे। इसी में एक और एग्जांपल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, NH4+ जो होता है ये जनरली अल्कली मेटल की तरह बिहेव करता है। इसीलिए ये जो NH4+ होता है ना, NH4Cl, ये भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। यहाँ पे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, NH4Cl, हियर आयनिक बॉन्ड है, यहाँ भी क्या है, आयनिक बॉन्ड। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग की। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है उस बारे में बात करते हैं। आप चाहे ये सब कॉपी कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, मींस दोनों के एक इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करें, इसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा और सामने वाला भी इलेक्ट्रॉन देगा और दोनों के बिटवीन शेयरिंग हो जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसमें और क्या होता है, शेयरिंग कब होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिनिमम और अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो और ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो और अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो या फिर अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होता है, तब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की, मतलब दोनों इक्वल शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉनों की। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, दोनों के बिटवीन शेयरिंग हो गई, ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, इसे बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम और आगे बात कर लेते हैं। इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो या फिर अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होना चाहिए। अब ये दोनों एलिमेंट एक जैसे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता, ज़ीरो होगा, दोनों का सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए और आगे हम बात कर लेते हैं इस पर, और क्या है इस पर।
कोवेलेंट बॉन्ड जनरली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड जनरली दो तरह के होते हैं। पहला होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। यहाँ मैं बोल सकता हूँ डिफरेंट एलिमेंट्स और एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, लाइक HCl, लाइक ClF। तो ये और ये, जैसे यहाँ पर क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cl है, इनके बिटवीन जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। यहाँ भी Cl और F के बिटवीन जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ, बिकॉज दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी डिफरेंस है। इसका 4 होता है, इसका 3 होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी है यहाँ पे, इसलिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना। इसमें भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट की बात करें नॉन पोलर क्या होगा, जब सेम एलिमेंट्स के बिटवीन इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम एलिमेंट्स और एटम्स। जब सेम एलिमेंट्स और एटम्स के बिटवीन जब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे हम बोलेंगे नॉन पोलर। जस्ट एग्जांपल Cl और Cl, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, या फिर FF, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, या फिर हम ले सकते हैं OO, ये भी क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर N ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर हम देखेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्ट सेम, मतलब इनके बिटवीन 0 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। इसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसीलिए हमने बोल दिया इसको क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। अब थर्ड टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जनरली इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, इसमें भी कुछ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बट अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हम इसमें बोल सकते हैं जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो इसमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब किसी एक ही एलिमेंट का दोनों इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर बोल सकते हैं किसी एक ही एटम का दोनों इलेक्ट्रॉन होता है। तो बात करते हैं इसमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। पहली बात, यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए और आगे बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सेंट्रल एटम जो अपना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देता है उसमें लोन पेयर होना चाहिए, जैसे डोनर से एक्सेप्टर। जनरली ये जो एरो का निशान है वो डोनर से एक्सेप्टर की तरह हम डिनोट करते हैं कुछ इस टाइप से, ये डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। अब डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, उसके बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनता है उस बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ये है NH3 अमोनिया के पास लोन पेयर है। अच्छा, लोन पेयर होना चाहिए, जब कोई भी डोनर होगा उसके पास लोन पेयर या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए, चाहे वो माइनस चार्ज के जैसा प्रेजेंट हो, पर माइनस चार्ज होना चाहिए, 2 लोन पेयर होना चाहिए। तो ये जनरली BF3 को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या करता है, इसको शेयरिंग करता है। अच्छा, ये इसको ही क्यों देता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने की वजह से ये अपना दोनों लोन पेयर इसको देता है। कैसे, दोनों लोन पेयर से बॉन्ड बनाता है। कैसे, ये हो गया N, मैं यहाँ H रखता हूँ, एक H यहाँ पे रखता हूँ और एक H यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन खुद के पास रखा, एक उसको दे दिया। ये B हो गया, यहाँ पे एक F यहाँ पे और एक F यहाँ पे, ठीक, यहाँ से बॉन्ड फॉर्म हो गया। इसी बॉन्ड को हम जनरली
ऐसा भी लिख देते हैं, ऐसा। तो ये हमने बोल दिया, ये हो गया डोनर, ये हो गया एक्सेप्टर। और जो डोनर होता है हम उसको प्यार से कह सकते हैं ये बेस होता है, लुईस बेस, ये होता है लुईस बेस। और जो एक्सेप्ट करता है उसी को हम बोलते हैं लुईस एसिड, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, लुईस एसिड, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कुल मिला के कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, मैं और एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ। मान लीजिए कोई बिजनेस है, फ्री फोकट का बिज़नेस मिल गया, किसी का बिज़नेस पूरा बना हुआ था, उसने किसी को दे दिया कि भाई तू चला ये बिज़नेस, मेरा खर्चा पूरा बस तेरे को चलाना है। तो उस समय क्या बात हुई कि दोनों का पूरा पैसा मेरा लगा है और सामने वाला चला रहा है, प्रॉफिट उसका भी है, तो उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेम इसमें ऐसा कि एक एलिमेंट या फिर एटम है जो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी सामने वाले को दे रहा है ताकि उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और अपना भी काम बन जाए, तो उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डोनर से एक्सेप्टर की तरह हम एरो का निशान, एरो का ये जो दिख रहा है आपको, एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, हम बात करते हैं लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल, लुईस ऑक्टेट रूल क्या होता है उस बारे में बात करेंगे। जितने भी एलिमेंट होते हैं वो या एटम, वो सभी अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करना चाहते हैं। किसी के पास 7 है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर 8 करता है, किसी के पास आउटर मोस्ट सेल में 5 हैं तो किसी से शेयरिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है, या फिर किसी से लेकर भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। जस्ट लाइक हमने बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया था सोडियम का। सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। जस्ट लाइक अगर उसके बात करें आउटर मोस्ट सेल में तो 2, 8, 1 कुछ इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और जैसे ही हमने आयोनाइजेशन एनर्जी दी तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद वो बनाता है Na+28। इसका ऑक्टेट आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट हो चुका है। तो आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करता है, इसका होता है 2, 7 होता है। अगर ये यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसने क्या किया, F- बनाया 2, 8। यहाँ पे उसने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर लिया, कौन सी एनर्जी लगा के, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगा के, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और लुईस ऑक्टेट रूल इसने भी फॉलो किया। चलिए अब हम लुईस ऑक्टेट रूल में और भी आगे बातें करते हैं। लुईस ऑक्टेट रूल के बारे में अगर हम आगे बातें करें तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली कुछ एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं लुईस ऑक्टेट रूल में। तो लुईस ऑक्टेट रूल में एक्सेप्शन केसेस क्या क्या हैं उस बारे में बात करेंगे। अच्छा, इसी के अंदर लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आता है, वो भी साथ में लेके चलते आते हैं, कुछ खास नहीं है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसमें एक्सेप्शन केसेस क्या हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो बहुत सारे नहीं करते। जैसे कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप जैसे BeCl2, इनका डुप्लेट कंप्लीट होता है। AlCl3, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, इसमें कितने हैं, सिर्फ 4 है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो हम इसको बोल सकते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, ये होते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। अगर हम चेक करना चाहें तो BeCl और Cl अगर हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4 और 2 इसके पास इनर मोस्ट सेल में हैं। 2 और 2 4 ही इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं बेरिलियम के, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। हाँ, क्लोरीन की बात अलग है, उसका तो ऑक्टेट अपना कंप्लीट है, बट मैं बेरिलियम की बात कर रहा हूँ। वहीं हम बात करें AlCl3 की, तो यहाँ पर देखें इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बिकॉज इसके आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
इसके आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉनों के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। किसके साथ? Cl के साथ। बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी। इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप भी बोलते हैं। जनरली किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। इसीलिए हम इसको लुईस एसिड भी कंसिडर करते हैं। ये भी लुईस एसिड जैसा कंसिडर किया जाएगा। चलिए अब हम और आगे बात कर लेते हैं। इसी में सेकंड टॉपिक क्या है? हाइपोवैलेंट बॉन्ड के बाद नेक्स्ट आता है हाइपरवैलेंट बॉन्ड। वो अपना ऑक्टेट एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ही नहीं है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ही नहीं है और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपना ऑक्टेट एक्सटेंड कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। रीज़न? ड्यू टू प्रेजेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है तो डेफिनेटली दे कैन एक्सटेंड देयर ऑक्टेट। जस्ट लाइक मैं बात करूं नंबर 2 की, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ जो बॉन्ड एक्सटेंड करते हैं वही बस नहीं होते। लोन पेयर जैसे H2O वो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है। जनरली ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है बट ये एक्सटेंड नहीं करता अपना बॉन्ड, सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन रखता है, एक्सटेंड नहीं करता। ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ बोल सकते हैं बिकॉज इसके पास भी लोन पेयर है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे NH3 ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है। इसी में आता है इसी को हम बोलते हैं क्या? हाइपर कोवेलेंट कंपाउंड। ये होता है हाइपर कोवेलेंट कंपाउंड। इसमें एक्चुअली क्या होते हैं कि सेंट्रल एटम अपना वैलेंसी एक्सटेंड कर लेता है या बढ़ा लेता है जनरली। क्यों? क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। जैसे पी की बात करें तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये PCl3 वैलेंसी भी शो करता है। यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ये अपनी वैलेंसी एक्सटेंड करके PCl5 भी शो करता है। PCl5 भी शो करता है। ये इसकी वैलेंसी हो गई, एक्सटेंड हो गई। इसका ऑक्टेट रूल से कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया PCl5। ऐसे ही हम और भी देख सकते हैं। जनरली सल्फ़र की वैलेंसी होती है 2 4 6। वैलेंसी बिल्कुल एक्सटेंड कर सकता है बिकॉज इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और प्लस इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है आउटर मोस्ट सेल में। तो ये अपनी वैलेंसी 2 4 6 बिल्कुल कर सकता है। तो ये भी एक्सटेंड करता है, SF4 बना सकता है। ठीक है, SF4 के बारे में बात करें, F और F। ठीक है, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कैसी इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, उस बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, ये तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट SF6 भी एक एग्जांपल है। इसमें भी आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसी वैलेंसी शो करता है। तो ये भी अपना ऑक्टेट एक्सटेंड कर रहा है, बढ़ा रहा है। यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में आ गए, ऑक्टेट से कहीं ज़्यादा। ऐसे ही एक होता है IF7, वो भी एक एग्जांपल हम अच्छा सा ले सकते हैं। तो हम बात कर सकते हैं कि 2 तरह की चीज़ें होती है। एक हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स जो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता, एक होता है हाइपरवैलेंट कंपाउंड जो जनरली अपना ऑक्टेट से कहीं ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और ऑक्टेट बढ़ाने का कारण ये होता है, ऑक्टेट एक्सटेंड करने का कारण ये होता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और साथ में वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन उस वैकेंट ऑर्बिटल में ले जाकर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर बिल्कुल क्लियर होगा। इसके आगे हम और भी बातें करेंगे। थैंक यू।